जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत में खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन वाला अध्याय। ऊर्जा संसाधन में आज हम पढ़ रहे हैं अपरंपरागत अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। एक एक करके उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के ऊपर। इसमें हम सबसे पहले तो ये जानेंगे भी सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा है वो किसे कहते हैं। आप सब बच्चे सोलर एनर्जी के बारे में अच्छे से समझते भी हैं, तो देखिएगा पहले तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं। फोटोवोल्टिक सेलों में, अब देखिए इतना बड़ा नाम आ गया फोटोवोल्टिक सेल, हो सकता है कईयों के यही हो भी ये क्या भला आ गई। आप देसी अंदाज में समझिएगा, सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा। बैटरी तो जानते हो ना, जो ट्रैक्टर में, जीप में, इनमें होती है, उस बैटरी की बात हो रही है। फोटोवोल्टिक सेल में सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और स्टोर किस में कर लेंगे? बैटरी में कर लेंगे। तो वो क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी कहलाती है। और इस सोलर एनर्जी को प्राप्त करने के दो प्रोसेस हैं, दो प्रक्रम हैं। एक है फोटोवोल्टिक सिस्टम, यानी हम बैटरी में उसको स्टोर कर लें, और दूसरा है सौर तापीय सिस्टम, सोलर थर्मल सिस्टम की बात आ जाती है। यानी डायरेक्ट ही ऐसे इक्विपमेंट बना लिए जाएं जो डायरेक्ट सनलाइट पर ही काम करें, और जिस चीज का इस्तेमाल करना है, जिस लाभ के लिए करना है, डायरेक्ट ही है वो इस्तेमाल हो जाए। तो दो तरीके से हम सोलर एनर्जी को है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब इन दो फोटोवोल्टिक और सौर तापीय सिस्टम की प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो इन दोनों के अंदर सबसे अधिक जो लाभप्रद है वो मानी जाती है सौर तापीय प्रौद्योगिकी। कारण है भी क्योंकि एक तो ये इन्वायरमेंट के अनुकूल है, पॉल्यूशन नहीं होता, और दूसरा इसके निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बहुत ही आसान है इस चीजों को बनाने में। और इस प्रकार से प्राप्त जो ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा होती है, इसका उपयोग हम पानी को गर्म करने में, भोजन को पकाने में, या फसलों को सुखाने में, इस प्रकार से हम काम में ले सकते हैं। फिर उसके बाद ये बात आ जाती है भी सोलर एनर्जी का हमारे इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट की जो संभावना वाला जो एरिया है वो कौन सा हो सकता है, कहां पर सोलर एनर्जी सिस्टम है वो ज्यादा कारगर हो सकता है। हालांकि आजकल तो लोगों में समझ आई है, जैसे जैसे एजुकेशन आ रही है, लोग अपने घरों पर भी इस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छा काम है जो शिक्षित लोग हैं वो कर रहे हैं। तो विकास की संभावना वाला क्षेत्र है भारत के अंदर वो है पश्चिमी भारत। और पश्चिमी भारत में भी आपसे पूछे तो वो राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात है वो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में सबसे अग्रणी हो सकते हैं। यहां पर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। अब आप ये सोचेंगे भी सोलर एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए। देखिएगा, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहां पर सौर ऊर्जा के उत्पादन की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि लगभग भारत के अंदर ज्यादातर एरिया में, या विशेषकर इस राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक वाले इस एरिया की अगर हम बात करें तो वर्ष के अंदर आपको 250-300 से अधिक दिन है सूरज दादाजी आएंगे, अच्छे से धूप खिलेगी, और जहां जिस एरिया में अच्छे से धूप खिलती है वहीं पर तो सोलर एनर्जी का सही इस्तेमाल है वो हो सकता है। इसलिए पश्चिमी भारत में, राजस्थान और गुजरात में सोलर एनर्जी की संभावनाएं सबसे अधिक है। और यह भी माना गया है भी कोयला और पेट्रोलियम है, उनसे भी अपने को ऊर्जा मिलती है, उनकी तुलना में सोलर एनर्जी है वो 7% लाभदायक है। और इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से ये 10% अधिक है, वो प्रभावी है। ये चीज भी आप समझ सकते हो भी कितनी बेनिफिशियल है, और इन्वायरमेंट के अंदर किसी प्रकार का पोल्यूशन है वो नहीं होता है। तो इतनी बात आप सोलर एनर्जी को लेकर है वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरी अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करें तो वो विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा। पवन किसे कहते हैं? तेज चलने वाली हवाओं को पवन कहा जाता है। तो पवन ऊर्जा का मतलब क्या है? पवन यानी तेज गति से हवा चल रही है और तेजी से कोई चीज चल रही है तो उसके अंदर ऊर्जा कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी।
गतिज ऊर्जा, जो चीज चल रही है उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। तो पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन द्वारा, एक टरबाइन, एक मशीन जो घूमती है, टरबाइन द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो इस प्रकार पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन द्वारा विद्युत ऊर्जा में चेंज करना ही जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो कहलाती है विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा है वो कहलाती है। अब पवन ऊर्जा के फायदे क्या है? ये पूर्णतः प्रदूषण मुक्त है, किसी प्रकार का पॉल्यूशन है वो इससे नहीं होता, और हवा तो चलती रहेगी, चाहे वो मानसूनी हवा हो, चाहे पछुआ हवा हो, व्यापारिक पवने हो, स्थानीय पवने हो, किसी भी प्रकार की पवने हो, सभी से एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। तो ये कभी न समाप्त होने वाला स्रोत है, साधन है। तो ये कभी, हवा तो कभी खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी, तो हम उसे एनर्जी है वो प्राप्त कर सकते हैं। और अब बात वही पवन ऊर्जा को लेकर भारत में अनुकूल परिस्थितियों वाला क्षेत्र है वो कौन सा हो सकता है? मुख्यतः राजस्थान हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर अच्छी तेज हवाएं चलती रहती है, तो इस वजह से पवन ऊर्जा को लेकर ये एरिया काफी है वो डेवलप हो सकता है। इस क्षेत्र में हम विंड एनर्जी है वो ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हुए दो एनर्जी, सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी, और दूसरी विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा के बारे में। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। उसके बाद तीसरी प्रकार की एनर्जी जिसका हम इंडिया में तो अभी वेट ही कर रहे हैं, वो है ज्वारीय और तरंग ऊर्जा। ज्वार उठते हैं ना महासागरों के अंदर, ज्वार भाटा, आप समझते हो इन चीजों को। तो महासागरीय धाराओं में ऊर्जा की असीमित संभावना होती है जो तरंगे उड़ती है। और भारत की बात करें तो भारत के पश्चिमी तट के ऊपर बहुत बड़ी ज्वारीय तरंगे हैं वो उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब वहां पर उन ज्वारीय तरंगों से, उन धाराओं से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज्वारीय या यूं कहें तरंग जो ऊर्जा है उसका उपयोग अभी तक भारत में नहीं हुआ है। उम्मीद है भी भविष्य में हम इन ज्वारीय तरंग ऊर्जा से भी एनर्जी है वो प्राप्त कर सकें। संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक इंडिया में ये स्टार्ट है वो नहीं हुई है। उसके बाद आती है जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। देखिए नाम से स्पष्ट है, जमीन के अंदर की गर्मी उससे ऊर्जा प्राप्त कर लें भाई। तो कई तरीकों से हम भूतापीय ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले मैग्मा, जो गर्म लावा बाहर निकलता है तो उस मैग्मा के साथ उष्मा हीट भी निकलती है, जिसे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो जमीन के आंतरिक भाग से जब गर्म लावा या ज्वालामुखी क्षेत्र जहां है, जहां कहीं ज्वालामुखी निकलती है तो उसके साथ हीट भी निकलती है, जिसे आसानी से विद्युत में बदला जा सकता है। एक तो इस तरीके से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, और दूसरा है जो गीजर कूप है, गर्म कुएं जो है, कूप यानी कुएं, गीजर कूपों से निकलने वाले गर्म पानी से भी ताप ऊर्जा है वो पैदा की जा सकती है। और भारत की अगर बात करें, अभी बहुत ज्यादा इस पर काम नहीं हुआ लेकिन कुछ चल रहा है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है वो मणिकरण के अंदर लगा हुआ है। मणिकरण कहां है? हिमाचल प्रदेश में। बहुत अच्छा छोटा क्वेश्चन बन सकता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, जियोथर्मल एनर्जी का प्लांट है वो कहां लगा हुआ है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण के अंदर ये लगा हुआ है। अगर पूरी दुनिया के अंदर बात करें भी, सबसे पहले जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल कहां हुआ तो वो अमेरिका के अंदर हुआ। और कब हुआ? 1890 में। 1890 में सर्वप्रथम यूएसए के इटाहो प्रांत के अंदर, स्टेट जो है उसके बोएजे शहर में, इटाहो प्रांत के बोएजे शहर में मकानों को गर्म रखने के लिए इस ऊर्जा का इस्तेमाल है वो किया गया था। और इसके अंदर क्या किया गया था? इसमें घरों के बाहर है वो गर्म पानी के पाइपों का जाल बिछा दिया गया था। और ये सिस्टम अभी भी वहां पर अमेरिका के अंदर काम है वो कर रहा है। तो अब तक आपने सौर ऊर्जा को जाना, पवन ऊर्जा है उसके बारे में जाना, जो भविष्य की हमारी संभावनाएं हैं ज्वारीय और तरंग ऊर्जा को हमने जाना, फिर हमने जाना भूतापीय ऊर्जा को। तो इस प्रकार से अभी तक आप 4 प्रकार की अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत या साधन के बारे में आप जान चुके हो। अब हम बात करते हैं आगे जैव ऊर्जा के बारे में, और साथ में ही बात करेंगे भी खनिज संसाधनों का संरक्षण है
हमें संरक्षण करना चाहिए, लेकिन संरक्षण किस तरीके से किया जाए उसके ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, नोट्स फॉर्म में इसको उतार लीजिएगा, फिर टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब जानते हैं अपने जैव ऊर्जा के बारे में, बायोमास एनर्जी के बारे में। भी सबसे पहले तो हम यही समझें भी किसे कहते हैं, भी बायो एनर्जी कौन सी होती है। तो देखिएगा, जैविक उत्पाद, जैविक उत्पाद, जैविक उत्पाद कौन कौन से, जैसे कूड़ा कचरा हो गया, अपशिष्ट हो गया, कृषि के अवशेष, खेत के जो अवशेष हो गए, जैसे चावल निकाल लिए, चावल निकालने के बाद जो बचा हुआ भूसा है जिसको आप समझते हो पराली बोलते हैं, पराली, तो वो चीजें हो गई। तो जैविक उत्पाद अर्थात कूड़ा कचरा, अपशिष्ट, कृषि अवशेष, इनसे जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे ही बायोमास एनर्जी यानी जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और उसके बाद भी जैव ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा या खाना पकाने वाली गैस के अंदर भी चेंज है वो किया जा सकता है। एक बात ये ध्यान रखिए। उसके बाद एक बड़ा प्लांट लगा हुआ है, एक परियोजना काम करती है दिल्ली में, वो है नगर पालिका के कचरे से जैव ऊर्जा का संयंत्र स्थापित है दिल्ली के ओखला के अंदर, ओखला नगर पालिका का है। तो नगर पालिका के कचरे से जैव ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित है, ओखला के अंदर है। और ओखला कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगर मैं मेरे इलाके की बात करूं, संगरिया की बात करूं, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो हमारे संगरिया के अंदर भी कचरे से बिजली है वो बनाई जाती है। और संगरिया के कुछ क्षेत्र के अंदर उस बिजली का जो संचालन है वो भी किया जाता है। यहाँ एक रिको इंडस्ट्री एरिया है, तो वहाँ पर कचरे से बिजली बनाने का प्लांट लगा हुआ है। जैसे नई दिल्ली ओखला के अंदर एक बड़ा प्लांट लगा हुआ है, यहाँ एक छोटा प्लांट है वो लगा हुआ है जो कचरे से लाइट बनाता है, बिजली बनाता है। तो वो जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी है वो कहलाती है। तो ये हो गए अपने अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। पांचों के बारे में हमने सौर ऊर्जा, हमने पवन ऊर्जा, हमने ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा को इसके अंतर्गत अच्छे से जान लिया है। चलिएगा आज की अपनी इस क्लास को समापन करते हैं और समापन करते हैं खनिज संसाधनों के संरक्षण की विधियों के साथ। भी खनिज संसाधनों के संरक्षण की प्रमुख विधियां क्या है। देखिएगा, पहली क्लास में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जो खनिज संसाधन है इनके भंडार है वो निश्चित है, यूं नहीं है भी भंडार बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हमने बिना सोचे समझे इनका इस्तेमाल किया खनिजों का, तो एक दिन ऐसा आएगा भी वो भंडार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो जो संरक्षित जो भंडार है वो दोबारा नहीं बनाए जा सकते। तो इसलिए हमें खनिज संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। इसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास के लिए, आने वाली पीढ़ियों के डेवलपमेंट के लिए हमें खनिज संसाधनों का संरक्षण करना ही होगा। यानी ये तो हुई भी खनिज संसाधनों का जो संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, लेकिन यहां हम ये पढ़ रहे हैं भी किस मेथड से, किन विधियों से हम ये काम कर सकते हैं। तो पॉइंट के माध्यम से समझिएगा, 3 अच्छे पॉइंट है। पहला है निर्यात के अंदर, एक्सपोर्ट में कमी लाकर भी हम पहले ही हमारे यहां कमी है तो उसको क्यों भेजें किसी दूसरे देश के अंदर। तो सीमित मात्रा में उपलब्ध खनिजों के निर्यात में कमी लानी चाहिए, ताकि जो आरक्षित, जो संरक्षित जो भंडार है उनका लंबे समय तक प्रयोग है वो हो सके। तो पहला काम तो हम ये कर सकते हैं, इसके लिए भी एक्सपोर्ट के अंदर हम कमी ले आए। दूसरा है भी ऊर्जा के वैकल्पिक जो स्रोत है उनका विकास करना चाहिए। ये सारे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है जो हमने आज पढ़े, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत की हमने जो बात की। देखिएगा, हम ऊर्जा किससे प्राप्त कर ले, पारंपरिक तरीके से हम कोयला, पेट्रोलियम, इन्हीं से तो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। और अगर इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे तो कोयला और पेट्रोलियम जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन क्या करेंगे भाई। तो इसलिए इस तरीके से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करके हम संरक्षण कर सकते हैं। और इसमें हम लिख सकते हैं भी खनिजों के संरक्षण के लिए ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि का विकास करना चाहिए अधिक से अधिक, ताकि इससे हम खनिजों का संरक्षण है वो कर सकें। और तीसरा पॉइंट है धातुओं का पुनर्चक्रण, रीसाइक्लिंग।
अब देखिएगा, धातु है, भंडार है, यूज कर लिया, यूज एंड थ्रो। उसके बाद हम क्या करें, हमें यह ध्यान रखना है जिन खनिजों को, जिन धात्विक खनिजों को मोस्टली जिनका भंडार हमारे पास अपर्याप्त है, उनका जो रद्दी माल है, जिसको स्क्रैप कहा जाता है, छाजन जिसको कहा जाता है, छाजन हिंदी में, इंग्लिश में स्क्रैप है, और देसी में हम कहते हैं रद्दी। रद्दी आता है ना गांव में, गलियों में, शहरों की गलियों के अंदर कबाड़ वाला जो आता है, जो हमारे घर की सारी रद्दी ले जाता है। तो इस प्रकार से जिन खनिजों के भंडार कम हैं हमारे पास, उनकी रद्दी को, उनके कबाड़ को हम वापस रिसाइकिल कर ले, भी उनसे हम वापस पिघला कर वो चीज बना ले। जैसे लोहे की कोई चीज है, तांबे की कोई चीज है, तांबा हमने कोई चीज यूज की, अब उसको हम रद्दी के रूप में वापस इकट्ठा कर ले और वापस पिघलाकर उससे कोई नई चीज है वो बना दें। और आजकल आपको पता है ये चीज बहुत हो रहा है, स्क्रैप पॉलिसी भी आती है इसके लिए गवर्नमेंट की भी, आप किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये चीजें भी आती है। तो धातुओं का इससे रिसाइकलिंग हो गया, पुनर्चक्रण। तो तांबा, सीसा, जस्ता जैसी धातुओं के भंडार है वो भारत में अपर्याप्त है, तो वहां स्क्रैप यानी रद्दी धातुओं का उपयोग है वो होना चाहिए। स्क्रैप अब समझ गए ना, अभी वापिस उनको कबाड़ के माध्यम से हम ले आए, पिघलाकर वापिस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो होता है रिसाइकलिंग, स्क्रैप कहा जाता है उसको। तो इस प्रकार से हम निर्यात में कमी लाकर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करके और धातुओं का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, स्क्रैप का इस्तेमाल करके हम खनिज संसाधनों का संरक्षण है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी बोर्ड परीक्षा में 2-3 नंबर का प्रश्न है वो आपके आ सकता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर अब तक, जिसमें हमने खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन को अच्छे से समझा है, जाना है। उम्मीद करता हूं आप सब जरूर लाभान्वित हो रहे होंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा फिर स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर नई एनर्जी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।